नमस्कार बच्चों, क्या हाल है भाई? और सब बढ़िया? चलिए, अच्छी बात है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे हमेशा की तरह। और डेली हम लोगों के साथ बने रहते हुए नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। और सीखने और सिखाने के इसी क्रम में मैं संतोष पांडे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ CLC सीकर की ओर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग प्रोटोजोन डिजीज़ के अंडर में पढ़ रहे थे किसको? मलेरिया को। मलेरिया से रिलेटेड जो टॉपिक था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक दो चीज़ें और बची हैं, आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है, देखिए, रिलैप्स फीवर या पुनरावर्तन मलेरिया। पुनरावर्तन शब्द का अर्थ ही है फिर से वापस आ जाना, अर्थात मलेरिया की वापसी। तो क्यों होती है मलेरिया की वापसी? आइए देखते हैं। जब किसी पेशेंट में इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, अपूर्ण मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, या डॉक्टर ने उसको मेडिसिन लेने के लिए बोल दिया और पेशेंट क्या कर रहा है, कभी मेडिसिन ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है। तो जब सही तरीके से मेडिसिन नहीं मिल पाती है पेशेंट को, तब ऐसा हो जाता है कि मलेरिया का जो ज्वर है वो तो शांत हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान दें, यकृत साइजोगोनी की प्रावस्थाएं पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाती हैं। यकृत साइजोगोनी की प्रावस्थाएं कुछ बची रह जाती हैं। तो मलेरिया ज्वर उसका ठीक हो जाता है, लेकिन ये प्रावस्थाएं बची हैं और रोगी ने ऐसी कंडीशन में दवा लेना बंद कर दिया। अब 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद क्या होगा? यकृत साइजोगोनी की प्रावस्थाएं जाएंगी, आरबीसी को प्रभावित करेंगी और आरबीसी फिर से नष्ट होना चालू करेंगे, फिर से हीमोग्लोबिन ग्रेन्यूल्स बढ़ते जाएंगे प्लाज्मा में और फिर से मलेरिया वापस हो जाता है। कुछ दिन बाद ज्वर का वापस आ जाना रिलैप्स फीवर कहलाता है, ठीक है ना? अर्थात उसी संक्रमण के द्वारा अगर फिर से मलेरिया वापस आ जाता है ठीक होने के पश्चात, तब इसे कहते हैं रिलैप्स फीवर या मलेरिया की वापसी। क्लियर? हाँ, एक चीज और यहां पर ध्यान देंगे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के केस में ऐसा नहीं होता। तो यहां पर आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा यह ज्वर नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि क्यों, ये अधिक शरीफ होता है क्या? नहीं, अधिक खतरनाक होता है। और ध्यान दें, इसमें क्या होता है कि इसका संक्रमण इतना घातक होता है कि इसका जब ट्रीटमेंट चला जाता है तो आरबीसी में इसकी प्रावस्थाओं के पूरा नष्ट होने से पहले ही यकृत साइजोगोनी की प्रावस्थाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए इसके केस में ऐसा नहीं होता कि आरबीसी की प्रावस्थाएं नष्ट हो जाएं लेकिन यकृत साइजोगोनी की प्रावस्थाएं बची रह पाएं। क्लियर? इसलिए इससे यह ज्वर नहीं होता है। अब एक ज्वर और बात करेंगे, क्या? कोटिडियन मलेरिया। अब कोटिडियन मलेरिया की बात करते हैं तो यहाँ इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज है जी। तो इसके लिए आप कहेंगे प्लाज्मोडियम की एक से अधिक जातियों के एक साथ संक्रमित करने से होने वाला मलेरिया है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मोडियम की एक से अधिक जातियों के एक साथ संक्रमित करने से, अगर किसी पेशेंट में प्लाज्मोडियम वाइवक्स का भी संक्रमण हो और प्लाज्मोडियम
मलेरिया का भी संक्रमण हो या एकाक जातियों का और संक्रमण हो, तो उससे क्या होगा कि जो मलेरिया होगा उसे कोटेडियन मलेरिया कहा जाएगा। क्लियर? इसमें ध्यान दें, एक चीज और देखेंगे, इसमें ज्वर का दोहराया जाना अनियमित क्रम में होता है। इस तरह से आप देखेंगे अनियमित क्रम में फीवर रिपीट किया जाता है। तो ये हुई मलेरिया से रिलेटेड बातें। और आइए अब हम कुछ और देखेंगे, कुछ और प्रोटोजोआ जनित रोग या कुछ और प्रोटोजोवन डिजीजेस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सिंपली हम कहेंगे कि सम अदर प्रोटोजोवन डिजीजेस। तो यहां पर देखेंगे सम अदर प्रोटोजोवन डिजीजेस, और इसके लिए आप लिखेंगे कॉजल ऑर्गेनिजम्स। इसी को हम लोग कह सकते हैं पैथोजेंस। और इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे वेक्टर्स। ध्यान दें, और वेक्टर के अलावा यहां पर आप देखेंगे वेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंट, या सीधे कहेंगे वेक्टर्स को कर लेंगे यहां, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहीं डिजीज के साथ कंबाइन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ और डिजीजेस की बात कर लेते हैं। तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे नंबर 1 ट्राइपैनोसोमियासिस, या इसी को कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो गया। और यहां पर आप देखेंगे इसका जो पैथोजन होगा ये होगा ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, इसकी जो वेक्टर होगी ये हो जाएगी, आप देखें सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पल्पेलिस। इस तरह से सीसी फ्लाई हो जाएगी। फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे एक और, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा लेशमैनियासिस, या इसी को कहते हैं काला आजार, या इसी को कहते हैं डमडम फीवर, या इसी को कहते हैं इसी को कहा जाता है ब्लैक फीवर। और यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हो जाएगा लेशमैनिया डोनोवनी।
लेशमेनिया, डोनोवनी कर लेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका वेक्टर होता है वो एक दूसरी फ्लाई होगी, उसे कहा जाता है फ्लीबोटोमस, या इसी को कह सकते हैं आप सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई या फ्लीबोटोमस। तो आपने देखा फ्लीबोटोमस, और यहां पर आप देखेंगे या इसे कहेंगे सैंड फ्लाई। और इसी के साथ साथ एक और होता है, यहां पर आप देखेंगे लेशमेनिया ट्रोपिका, नहीं, इसको कहते हैं ओरिएंटल शोर। ओरिएंटल शोर इसे कहते हैं। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये है लेशमेनिया ट्रोपिका, और ये एक्चुअल में है ए स्किन इन्फेक्शन। और इसके लिए वेक्टर की बात नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और चीज़ों को, यहाँ पर आप देखेंगे एक और है जियार्डियसिस, या इसे कहते हैं जियार्डियल डिसेंट्री। अब जियार्डियल डिसेंट्री की बात करेंगे तो इसका जो पैथोजन है वो है जियार्डिया, और जियार्डिया को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इस तरह से क्या, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। और इसी के साथ साथ देखेंगे, और ये कैसा है तो आप कहेंगे वाटर बॉर्न पैथोजन, वाटर बॉर्न पैथोजन। अब सिंपली आप देखेंगे अर्थात जल जनित रोगजनक, जल जनित रोगजनक, जल में उत्पन्न होने वाला रोगजनक होगा ये। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये दूषित जल के माध्यम से आंत्र को संक्रमित करता है। जबकि जो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस की बात है, स्लीपिंग सिकनेस की बात है, तो इसके लिए खास यहां पर आपको लिखना होगा कि CSF को संक्रमित करता है। इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं इन चीजों को। तो ये कुछ बच्चों अन्य प्रोटोजोवन के द्वारा होने वाले रोग हैं जिनका आपको एक ब्रीफ अकाउंट जानना चाहिए, जिनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोटोजोवन डिजीजेस को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में अब आगे की ओर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डिजीज की ओर चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कवक जनित रोगों की, ठीक है ना, या फंगल डिजीजेस की। तो आप देखिए या हम बात करने जा रहे हैं फंगल डिजीजेस की, और सिंपली यहाँ पर हम लोग देखें क्या कहानी बन रही है, इसको आप समझें कि इसमें एक ही डिजीज हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर करनी है और वो है रिंगवर्म। तो ये डिजीज का नाम है रिंगवर्म। ध्यान दें, और इसे इंग्लिश में और क्या क्या कहते हैं हम लोग अगर देखें तो हम कह सकते हैं, ध्यान दें, रिंगवर्म भी कहते हैं और टिनिया डिजीज भी कहते हैं। टिनिया डिजीज,
अब आप कहेंगे सर टीनिया डिजीज, तो टीनिया तो एक दूसरा होता है, हेलमिंथ होता है, फ्लैट वर्म होता है, लेकिन वो एक्चुअल में बच्चों वो होता है टीनिया, वो ये होता है ये, जबकि यहाँ स्पेलिंग में देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो ये है टीनिया रोग, और आप देखेंगे कि इसी को कहते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मा मीन्स होता है स्किन एंड फाइट्स मीन्स, फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। तो आप देखेंगे ये जो फंगस हैं स्किन पर ग्रो करते हैं, स्किन को संक्रमित करते हैं, इसीलिए इस डिजीज को कहा जाता है डर्मेटोफाइटोसिस। अब यहां पर आप देखेंगे इस तरह से। अब सवाल उठता है कि पैथोजन कौन है, तो यहां पर आप देखेंगे पैथोजन की बात करते हैं बच्चों, तो पैथोजन में तो ये पैथोजेंस है एक्चुअल में 3 फंगल जेनेरा। तो आप देखेंगे कवक के 3 वंश जो त्वचा, रोम अर्थात हेयर्स व नाखूनों को संक्रमित करते हैं, संक्रमित करते हैं। ये कहानी हो जाएगी। ठीक इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग एक चीज और देखें कि ये तो हो गई बात पैथोजेंस की, ठीक है ना, और ये कौन से हैं, तो आप देखेंगे ये हैं कौन कौन से, तो आप देखिए ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, एवं माइक्रोस्पोरम। जी हाँ, माइक्रोस्पोरम। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा कि ये तीनों जो फंजाई हैं ये त्वचा एवं त्वचा बालों एवं रोम में उपस्थित केराटिन के ऊपर फीड करते हैं, केराटिन का भोजन करते हैं, ठीक है ना। और केराटिन इन्हीं तीनों में होता है, इसलिए ये इन तीनों रचनाओं को संक्रमित करते हैं। साथ में आप देखेंगे कि यह गर्मी के मौसम में तथा नमी की उपस्थिति में अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं। तो इसके लिए यहां पर हमें कहना होगा कि ये केराटिन को ग्रहण करते हैं तथा गर्म व नम अवस्था में अधिक तेजी से विकसित होते हैं। गर्म व नम अवस्था में अधिक तेजी से विकसित होते हैं। तो ये कहानी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस रोग के लक्षण क्या हैं, तो इसमें आप देखेंगे इसको हम लोग कर लें रोगीय लक्षण। जी हाँ, ध्यान दीजिए। अब रोगीय लक्षण की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि रोगीय लक्षण क्या होगा। तो इसमें आप देखें ये हो जाएगा त्वचा
बालों व नाखूनों पर शल्क युक्त चकत्तों का निर्माण जिनमें तेजी से खुजली उत्पन्न होती है, ये कहानी हो जाएगी। इसमें से काफी तेजी से खुजली उत्पन्न होती है इन लेशियन में। ठीक इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि ये जो लक्षण होंगे या इन जो चकत्तों का आकार होगा, अगर नमी और गर्मी की उपस्थिति होगी तो इनका आकार और तेजी से फैलता है। क्यों? क्योंकि यहां कारण लिखा जा चुका है, देख सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद में आगे आप देखेंगे, ये तो बात हुई कुछ चीजों की। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो उपचार है वो कैसे होगा, तो आप देखेंगे उपचार में हम कहेंगे कवक रोधी औषधि द्वारा या औषधियों द्वारा जैसे माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, केटाकोनाजोल आदि। ये कुछ एंटी फंगल मेडिसिन का नाम है, इनको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टीनिया डिजीज या टाइप्स ऑफ रिंगवर्म। तो आप देखेंगे यहां हम लोग देखेंगे रिंगवर्म के प्रकार। और यहां पर आप देखेंगे संक्रमित अंग या संक्रमण का भाग। तो हम लोग यहां पर देखें क्या कंडीशन होगी। तो इसमें आप देखेंगे 3-4 अलग अलग तरह के रिंगवर्म हैं जिन्हें हम लोगों को देखना होगा, जिनके बारे में हमें समझना चाहिए। तो उन्हीं की चर्चा यहां पर करेंगे। तो आइए देखते हैं। टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट डिजीज, ये होता है, ध्यान दें, पैरों पर रिंगवर्म। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे सिर पर रिंगवर्म। और इसके साथ साथ आप देखेंगे, ध्यान दें, टीनिया बार्बी, अब टीनिया बार्बी की बात करते हैं तो बार्ब मीन्स होता है दाढ़ी, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि आप देखेंगे
ये हो जाएगा दाढ़ी पर रिंगवर्म। इसी के साथ साथ आप देखेंगे टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस की बात करेंगे तो यहां पर आप कहेंगे जांघों या कांख। कांख का अर्थ होता है ये पार्ट जो आर्मपिट होता है यहां पर, ठीक है ना, में रिंगवर्म। इस तरह से ये रिंगवर्म के कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में हम कुछ और डिजीज की बात करेंगे, हेलमिंथ डिजीज की बात करते हैं। ओके, आइए उसे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसके पहले कि हम लोग हेलमिंथ डिजीज को स्टार्ट करें, एक पॉइंट और रिंगवर्म से रिलेटेड लिख लेते हैं। क्या? तो हम लोग यहां पर देखेंगे दाद या रिंगवर्म एक मृदा जनित रोग है जो मिट्टी, गंदे जल एवं रोगी के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के प्रयोग द्वारा फैलता है। रोगी के द्वारा, ध्यान दें यहां पर, रोगी के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के प्रयोग द्वारा फैलता है। अगर ऐसा हमने लिखा ये, और एक चीज और देखिए, मृदा जनित रोग, तो मृदा जनित रोग तो हो गया, लेकिन अगर कोई रोग रोगी के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के माध्यम से फैलता है तो इसे फोमाइट बॉर्न डिजीज कहते हैं। अतः इसे, ध्यान दीजिएगा, किसकी तरह? तो सामान्य जुकाम एवं टीबी की तरह ही इसे सामान्य जुकाम व टीबी की तरह ही फोमाइट बॉर्न डिजीज कहते हैं। फोमाइट बॉर्न डिजीज का अर्थ क्या हुआ? फोमाइट बॉर्न का अर्थ ये होता है कि रोगी के द्वारा उपयोग की गई दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के माध्यम से अगर संक्रमण फैल रहा है तो इसे फोमाइट बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो ये कंडीशन हो जाएगी रिंगवर्म के लिए। और अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके लिए? हेलमिंथ डिजीज की बात को। तो हेलमिंथ डिजीज की बात आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसे हम सिंपली कहेंगे कृमि जनित रोग या हेलमिंथ
डिजीजेस। अब हेलमिंथ डिजीज की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो सिंपली आप देखेंगे इसमें जो डिजीज हमें स्टडी करनी है वो है टीनियसिस, न्यूरल सिस्टिसर्कोसिस और एक और है एस्केरियसिस। ये 3 डिजीजेस को हमें यहाँ पर स्टडी करना है, जिनमें से 2 की चर्चा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी और ये न्यूरल सिस्टिसर्कोसिस की चर्चा आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट इसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको इसको भी जानना चाहिए। क्लियर? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टीनियसिस। तो इसमें आप देखेंगे कि टीनियसिस की बात करते हैं तो क्या होगा टीनियसिस में, आइए समझने की कोशिश करें। अब सवाल ये उठता है कि टीनियसिस रोग को कौन उत्पन्न करता है। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो पैथोजेन है, सिंपली आप ऐसे कहेंगे कि यह रोग उन व्यक्तियों को होता है जो सुअर का अधपका संक्रमित मांस खाते हैं। ठीक है ना? तो रोग उनको होता है जो सुअर का अधपका मीजले पोर्क ध्यान दें, मीजले पोर्क। अब मीजले पोर्क खाते हैं, लेकिन यहां आपके सामने एक समस्या आ जाएगी कि मीजले पोर्क किसको कहते हैं, मीजले पोर्क क्या है। तो आप लिखेंगे सुअर का ऐसा मांस जो किससे संक्रमित हो, सिस्टिसर्कस लार्वा से संक्रमित हो, जो सिस्टिसर्कस लार्वा या ब्लैडर वर्म से संक्रमित हो। अब सवाल उठता है कि सुअर का ऐसा मांस जिसमें ब्लैडर वर्म, जिसमें टीनिया सोलियम का ब्लैडर वर्म उपस्थित हो। समझ रहे हैं ना? अब ध्यान देंगे, हम लोग देखेंगे कि पैथोजेन कौन है। तो पैथोजेन की बात करेंगे तो आइए देखते हैं, या बात करेंगे इसके लिए रोगजनक। तो सिंपली आप देखेंगे पैथोजेन या रोगजनक की बात करते हैं तो ये क्या होगा, आइए समझने की कोशिश करें। तो इसका जो पैथोजेन है, टीनियसिस उत्पन्न करने के लिए जो जिम्मेदार है वो है वयस्क टीनिया सोलियम। और इसी को कहते हैं बच्चों पोर्क टेप वर्म। पोर्क मीन्स होता है सुअर का मांस और टेप वर्म मीन्स होता है फीता कृमि। सुअर का मांस खाने से जो फीता कृमि संक्रमित करता है वो। तो इस तरह से आप देखेंगे टीनिया सोलियम का अर्थ ये हुआ। अब सवाल उठता है कि संक्रमण या संक्रामक अवस्था की बात करेंगे तो आप देखेंगे अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
कि ये जो टीनिया सोलियम है ना, ये क्या है, तो इसके लिए आप कहेंगे यह एक द्विपोषदीय अंतःपरजीवी है। ये क्या है? द्विपोषदीय अंतःपरजीवी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर द्विपोषदीय अंतःपरजीवी अर्थात इसका जीवन चक्र दो अलग अलग जात के पोषदों में पूरा होगा। लेकिन जैसे ही हम द्विपोषदी बोलते हैं तो हमें बोलना पड़ता है कि इसका प्राथमिक पोषक कौन है और द्वितीय पोषक कौन है। तो आप देखेंगे प्राथमिक पोषक ये हो जाएगा मनुष्य, और बात करेंगे अगर हम लोग द्वितीयक पोषक, तो द्वितीयक पोषक हो जाएगा बच्चों सुअर। तो ये कहानी यहां पर आप देख पाएंगे। अब सवाल उठता है कि मनुष्य में संक्रमण, तो आप देखेंगे सवाल उठता है कि मनुष्य में संक्रमण कैसे होगा, तो इसका जवाब है कि मानव के लिए संक्रामक अवस्था टीनिया सोलियम की लार्वा प्रावस्था है, जिसे सिस्टीसर्कस लार्वा या ब्लेडर वर्म कहते हैं। तो आप देखेंगे मानव के लिए संक्रामक प्रावस्था क्या है, तो सिस्टीसर्कस लार्वा या ब्लेडर वर्म है। इस तरह से सिस्टीसर्कस लार्वा या ब्लेडर वर्म है। फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे आगे की कहानी। तो सिंपली यहां पर हम लोग देख पाएंगे कि ये कहां पर पाई जाती है, तो आप कहेंगे जो सुअर के संक्रमित मांस अर्थात मीजले पोर्क में रहता है। अगर ऐसे मांस को ध्यान दें, ऐसे मांस को अगर पका लिया जाए, अच्छे से पका लिया जाए, तो ये लार्वा नष्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर कच्ची अवस्था में खा लिया जाए मांस को, या अधपकी अवस्था में मांस को ग्रहण किया जाता है, तब ये लार्वा जीवित अवस्था में मनुष्य के आहार नाल में पहुंच जाता है तथा छोटी आंत्र में जाकर वयस्क टीनिया में विकसित हो जाता है। और आप जानते हैं कि यह मटर के दाने जैसी प्रावस्था है। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। अब सवाल उठता है कि इसके बाद हम लोग देखें कि क्या कहानी बन रही है, क्या चीज आएगी सामने, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें। हाँ जी, अब बात करेंगे संक्रमण के बाद रोग उत्पन्न करना या रोग का विकास, जिसे कहते हैं रोग जनकता या पैथोजेनेसिस।
जी हाँ, ध्यान दीजिए कि रोग जनकता या पैथोजेनेसिस की बात अगर हम लोग करते हैं तो सिंपली इसमें देखें क्या कहानी बन पाएगी, उसको समझें। तो इसमें बड़े आसान तरीके से आप कहेंगे कि संक्रमण होगा, तो संक्रमण के बाद संक्रमण से क्या होगा, तो आप कहेंगे सिस्टीसर्कस लार्वा का छोटी आंत्र में पहुंचना, छोटी आंत्र में पहुंचना। अब इससे क्या होगा, तो इसके बाद आप देखिए ये विकसित होगा किसमें, वयस्क टीनिया सोलियम में। अब आप देखिए कि यह वयस्क टीनिया सोलियम कैसे होगा, क्या करेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे टीनिएसिस रोग के लक्षणों को विकसित करता है। इस तरह से टीनिएसिस रोग के लक्षणों को विकसित करता है तथा बड़ी संख्या में भ्रूणीय अवस्थाओं को जन्म देता है जिन्हें ऑन्कोस्फीयर कहते हैं। तथा लैंगिक प्रजनन के द्वारा बड़ी संख्या में भ्रूणीय अवस्थाओं को जन्म देता है जो ऑन्कोस्फीयर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ऑन्कोस्फीयर कहलाती हैं। तो अब सवाल उठता है, हम बात करेंगे ऑन्कोस्फीयर की बात करने वाले हैं, ठीक है ना, ये क्या होंगी, लेकिन उससे पहले इसके जो रोगीय लक्षण हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सिम्टम्स, अब सिम्टम्स की बात करेंगे ना तो इसमें आपको कहना पड़ेगा कि 2-3 चीज करता है। टीनिया सोलियम एंटी एंजाइम्स को मुक्त करता है, अर्थात एंजाइम रोधी रासायनिक पदार्थों को मुक्त करता है जो हमारे, या कह लीजिए कि संक्रमित व्यक्ति के एंजाइमों, पाचक एंजाइमों की सक्रियता को घटा देते हैं। इससे पाचन की क्रिया बाधित होगी। इसके अलावा यह पोषक पदार्थों को खुद ग्रहण करने लगता है, इसीलिए संक्रमित व्यक्ति के शरीर को कम पोषक पदार्थ मिलेंगे जिससे उसका शरीर लगातार कमजोर होता जाएगा। अगर बच्चा है तो उसमें क्या होगा, उसमें शारीरिक वृद्धि की दर मंदित हो जाएगी, कमजोरी आएगी और नौसिया या कह ली कि मिचली जैसे सिम्टम्स और वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी उत्पन्न होंगे तथा उसे भूख अधिक लगती है। क्या होती है, भूख अधिक लगती है। ऐसे कई लक्षण उसमें
विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली हम लोग कहें तो सिम्टम्स में क्या हो जाएंगे, ध्यान दें, अपच, कमजोरी, रक्ताल्पता, मिचली, वमन, तो आप देखेंगे इसके अलावा आप देखेंगे मंदित वृद्धि दर, खास करके बच्चों में, बच्चों व किशोरों में, तो ये कहानी हो जाएगी इसमें, या कह लीजिए कि टीनियसिस से संबंधित लक्षण के रूप में। अब एक चीज और है, आप ध्यान दें, अब ऑन्कोस्फीयर ध्यान दें की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो ऑन्कोस्फीयर कहलाती हैं तथा रोगी के मल के माध्यम से, रोगी के मल के माध्यम से बाहर निष्कासित की जाती हैं। तथा सूअर के लिए संक्रामक प्रावस्थाएं हैं। सूअर के लिए संक्रामक प्रावस्थाएं हैं, ये चीज आप देखेंगे, इस चीज पर आप फोकस करेंगे। इतनी चीज जानने के बाद में ये लक्षण हो जाएंगे, और लक्षण के बाद में हम बात करेंगे कि रोग निर्धारण। तो सिंपली आप देखेंगे कैसे ये निर्धारित करेंगे कि किसी को टीनिया सोलियम का संक्रमण हुआ है, टीनियसिस हुआ है, तो सिंपली आप कहेंगे मल में ऑन्कोस्फीयर की पहचान करके इस तरह से फीकल मैटर का माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और उसमें ऑन्कोस्फीयर की पहचान की कर ली जाएगी, तो फिर मान लिया जाएगा कि टीनिया उपस्थित है और उसी ने टीनियसिस रोग को जन्म दिया है, जिससे कि सारी समस्याएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब सवाल उठता है कि चिकित्सा, जी हाँ, हम लोग चिकित्सा की बात करने वाले हैं, तो चिकित्सा में यहां पर आप देखेंगे कि क्या कहानी बन सकती है, क्या कहानी हो सकती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो चिकित्सा के लिए बच्चों आप कहेंगे कृमिरोधी औषधियों द्वारा। अब ये कृमिरोधी औषधियां क्या हैं, इसकी चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब आपको फाइलेरिया डिजीज पढ़ाने लगेंगे, वहां पर करेंगे। क्लियर है ना जी? बिल्कुल वहीं पर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है तो उसे अधिक डिटेल में पढ़ाना होगा, और इसे यहां पर समाप्त करते हैं। तो ये कहानी हो जाएगी टीनियसिस से संबंधित। अब आगे हम लोग देखेंगे एक और सिस्टिसर्कोसिस डिजीज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, उसकी क्या चर्चा होगी उससे रिलेटेड। जी हाँ, सिस्टिसर्कोसिस की बात करेंगे तो सिंपली आप देखेंगे कि
यह रोग प्रायः सूअर को होता है। जी हाँ, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात आपको ये है, प्रायः सूअर को होता है। और किसके द्वारा? तो आप देखेंगे इसका जो पैथोजन है, इस रोग का जो कारण है वो कौन है? वो है टीनिया सोलियम का सिस्टीसर्कस लार्वा। तो आप देखेंगे सिस्टीसर्कस लार्वा, या इसी को एक और नाम देते हैं ब्लैडर वर्म। इस तरह से आप देखेंगे क्या? ब्लैडर वर्म। अब सवाल उठता है यहां पर एक और चीज का, ध्यान दीजिएगा कि ये संक्रमण कैसे होगा सूअर में। तो आप सिंपली आप देखिए, संक्रमण की बात करेंगे तो आप देखेंगे मानव मल से सिस्टीसर्कस लार्वा को ग्रहण करने पर, मानव मल के साथ सिस्टीसर्कस लार्वा को ग्रहण करने पर, या हम सिंपली कहें कि ब्लैडर वर्म नहीं, एक मिनट, ब्लैडर वर्म नहीं बल्कि कौन सी स्थिति? तो ऑन्कोस्फियर्स को के साथ, ऑन्कोस्फियर्स को ग्रहण करने पर, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि ये ऑन्कोस्फियर क्या होता है। तो सिंपली आप देखेंगे जी हाँ, आप ध्यान दीजिए क्या कहानी होती है
कि देखिए ये ऑन्कोस्फीयर है। अब ऑन्कोस्फीयर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो किसे कहते हैं ऑन्कोस्फीयर? तो आप देखिए एक भ्रूणीय प्रावस्था होती है जिसमें काइटिन से बनी 6 कंटिकाएं पाई जाती हैं। यहां आपको दिखाया गया है काइटिन की 6 कंटिकाएं। तो इसी कारण से इस भ्रूणीय प्रावस्था को कहते हैं हेक्साकैंथ। और हेक्साकैंथ के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, इन झिल्लियों को कहते हैं ऑन्कोस्फीयर झिल्लियां। और एकदम सबसे बाहर की ओर होता है कवच। तो हेक्साकैंथ को ऑन्कोस्फीयर झिल्लियों और कवच के साथ मिला लेने पर एक साथ कहा जाता है ऑन्कोस्फीयर। इन तीनों को एक साथ कहा जाता है ऑन्कोस्फीयर। तो ये कहानी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आप देखेंगे इस कहानी को आप यहां पर आसानी से समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी चीजों को तो आपने देख लिया, ठीक है ना? तो ये प्रावस्था जब सुअर ग्रहण करता है तो उसके आंत्र में पहुंच करके ये रचनाएं समाप्त हो जाती हैं, ये रचनाएं समाप्त हो जाती हैं। और ये जो हेक्साकैंथ प्रावस्था है ये मुक्त हो जाती है इंटेस्टाइन में, और सुअर की आंत्र की दीवार में प्रवेश करती है ये रचना, और वहां से हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा चली जाती है लीवर को, लीवर से हृदय को, हृदय से फेफड़ों को, फेफड़ों से वापस हृदय के बाएं भाग में आती है, बाएं अलिंद, बाएं निलय, और फिर बाएं निलय से फिर भेज दी जाती है शरीर के विभिन्न हिस्सों की ओर, जहां किसी पेशी में जाकर के, किसी कंकाली पेशी में जाकर के ये रचना पहुंचती है और अपने चारों ओर एक पुटिका का निर्माण कर लेती है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, किसका निर्माण? पुटिका का निर्माण कर लेती है इस तरह से। और अब इसी पुटिका को कहते हैं सिस्टीसर्कस लार्वा या ब्लैडर वर्म। तो कंकाली रचनाओं में या कंकाली पेशियों में सुअर में पहुंचने के बाद में ये वहीं निष्क्रिय रूप से पड़ी रहती है तथा सुअर को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर ये रुधिर के माध्यम से हृदय के बाएं अलिंद से आगे बढ़कर मस्तिष्क तक पहुंच गई, तो मस्तिष्क तक में जाकर के अगर इसने सिस्टीसर्कस बनाया तो मस्तिष्क के उस भाग के कार्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। इसीलिए सुअर में मिर्गी आने जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं या उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति को न्यूरल सिस्टीसर्कोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरल सिस्टीसर्कोसिस। अब सवाल उठता है कि सुअर मर जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑन्कोस्फीयर प्रावस्था मानव के मल से, मक्खियों के माध्यम से या कच्ची सब्जियों के माध्यम से, हमारे भोजन से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर गई, तो ऐसा हो सकता है कि यह जो पुटिका बन रही है, सिस्टीसर्कस लार्वा बन रहा है, मानव के ब्रेन की ओर जाकर के बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए इस अवस्था को कहेंगे न्यूरल सिस्टीसर्कोसिस, जो टीनियसिस रोग से अधिक घातक माना गया है, क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो इन चीजों को आपको जानकर चलना होगा। तो ये हो जाती है इसको। फिर इसके बाद में आप देखेंगे रोगजनकता। तो आप देखेंगे संक्रमण हुआ, तो संक्रमण के बाद में ध्यान दीजिए क्या होगा कि आंत्र में हेक्साकैंथ का मुक्त होना,
आंत्र में हेक्साकेंथ का मुक्त होना। अब ध्यान दें, हेक्साकेंथ मतलब, हेक्साकेंथ का मतलब है कि 6 काइटिन कंटिकाओं से युक्त जो प्रावस्था थी, काइटिन की 6 कंटिकाओं से युक्त जो प्रावस्था थी, ये इसको कहा जाएगा हेक्साकेंथ। ठीक है ना, तो ये प्रावस्था हेक्साकेंथ थी। हेक्साकेंथ का मुक्त होना तथा रुधिर के साथ सुअर की कंकाली पेशी में जाकर किसमें विकसित होना, तो आप देखेंगे सिस्टीसर्कस में विकसित होना। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव आप ध्यान दें, कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे मस्तिष्क में जाकर किसमें विकसित होना, तो आप कहेंगे सिस्टीसर्कस में विकसित होना। अगर सिस्टीसर्कस में जाकर के, मस्तिष्क में जाकर के सिस्टीसर्कस में विकसित हो गया, तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रभाव न्यूरल सिस्टीसर्कोसिस, ये प्रभाव होगा। और यहां पर आप देखेंगे, आगे हम लोग नोट करके लिखेंगे कुछ जरूरी बातों को। तो इसमें आप देख लीजिए क्या कहानी बनने जा रही है कि ध्यान दीजिए, हम बात करने जा रहे हैं किसकी, न्यूरल सिस्टीसर्कोसिस की। तो आप देखेंगे न्यूरल सिस्टीसर्कोसिस, तो आप लिखेंगे मिर्गी जैसे लक्षण का उत्पन्न होना तथा, जी हाँ ध्यान दें, मिर्गी जैसे लक्षण का उत्पन्न होना तथा एक बात और हो जाएगी ना, क्या, तो इसमें आप देखेंगे तथा मृत्यु भी हो सकती है। एक चीज और यहां पर हम लोग नोट करके देखेंगे, यदि ऑन्कोस्फीयर मानव को संक्रमित करता है तो मानव को संक्रमित करता है तो क्या होगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा, फिर यह न्यूरल सिस्टीसर्कोसिस उत्पन्न कर सकता है।
उत्पन्न कर सकता है जो टीनियसिस से अधिक घातक होती है। ये कहानी होगी। ओके, तो बच्चों आज का यह लेक्चर काफ़ी आगे तक निकल चुका है, 1 घंटे से अधिक हो गया है और आज इसको हम लोग रोकते हैं यहीं पर। इसके आगे की कहानी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।